ऑल राइट गाइज, विल स्टार्ट द क्लास नाउ। वैसे 9:15 बोला बोला था मैंने, बट मुझे लगता नहीं और बच्चे आएंगे, और आएंगे तो फिर विल सी एडमिट कर लेंगे उनको। तो हमने लास्ट क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ा था, एक महीने का। आज हम वापस से अपना पुराना जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे थे। तो लेट अस कंटिन्यू विद साइंस फॉर 2 days, और फिर बुधवार को फिर से एक मंथ का जीएस कर लेंगे। तो हमने साइंस की क्लास में पीएच तक कर लिया था, तो वी वर ऑन द पीएच। पीएच पे हमने देखा था कि पीएच को डिफाइन किया था, बहुत सारी चीज़ें पीएच के बारे में समझी थी। और पीएच के बारे में कुछ कुछ और चीज़ें आप लोग को मैं बता देता हूँ। फिर केमिस्ट्री के बाद विल गो फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद थोड़ा सा फिजिक्स, उसके बाद फिर हम अपने कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे। तो अगर जो ये मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको शायद एंशियंट हिस्ट्री की एक क्लास अभिषेक सर ने पढ़ा दी है, तो मैं पूछूंगा अगर उनको पढ़ाना होगा तो वो पढ़ा देंगे, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूँगा। तो विल स्टार्ट द क्लास। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम लोग पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। तो पीएच का अर्थ थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, कि जो आपसे जनरली पूछते हैं कि हमारे जो स्टमक में डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में हमारे पेट में एक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसका कि पीएच स्टमक के अंदर अराउंड 1.2 के आसपास होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो। तो दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर वो अपने आप से सिक्रीट होने लग जाए, जनरली कब सिक्रीट होता है, जब हम खाना खाते हैं। बट किसी किसी में क्या होता है कि समटाइम्स वो अपने आप सिक्रीट होने लग जाता है विदाउट ईटिंग फूड। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जब पेट में खाना नहीं होगा और वो सिक्रीट होने लग जाएगा, तो उस प्रोसेस में जो हमारी इनर लाइनिंग्स होती है स्टमक वाल की, वो ख़राब हो जाएंगी, और उनमें फिर घाव पैदा हो जाएगा। तो घाव होने के साथ क्या होगा कि फिर अल्सर्स हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है तो एसिडिटी होने लगती है। तो उसको कम करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं, जो कि एसिड को ख़त्म कर देता है। तो आपने बहुत सुना होगा, डाइजीन लेते हैं। देन जो बेसेस होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी बोला जाता है, MgOH होल ट्वाइस, जो कि माइल्ड बेस होता है। दिस ऑल्सो वर्क एज एंटा एसिड, और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हो गई स्टमक के बारे में। देन एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर आपने सीक्रेट वर्ड का कंटिन्यूअसली यूज़ किया सर, प्लीज़ हाँ, मीनिंग बता दें इसका। सीक्रेट का मतलब निकलना। सीक्रीशन का मतलब, जैसे आप पेड़ को चोट मारते हो तो पेड़ के अंदर से रस निकलता है ना, दैट इज कॉल्ड सीक्रीशन, है ना। देखो, ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी, ये एच सी एल स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर ही, बट ऐसे ऐसे नहीं निकलता ये। जब जब आप खाना खाओगे, जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, ब्रेन सेल्स जब इसको बताएंगे कि आप पेट में भोजन आ गया है, अब आप निकलो जहाँ पे आप स्टोर हो, और जाकर के खाने को पचाओ, तब ही निकलती है। सो इस निकलने को बोलते हैं सीक्रीशन। सीक्रीशन होता है जनरली किसी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है। तो अच्छा, फिर नेक्स्ट इज टूथ डीके। जनरली क्या होता है, दांत बहुत मजबूत होते हैं, वो डीके नहीं करते हैं, बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसको एसिडिक पीएच के एनवायरनमेंट में रखो, समवेयर अराउंड 5.5 के अराउंड हो या उससे नीचे हो, तो टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है, टूटने लग जाता है। दैट इज़ वाई कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, कोई भी एसिडिक चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, चाय भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। वैसे चाय से आपने देखा होगा दांत पीले पड़ने लग जाते हैं। तो इन सब का इफेक्ट टीथ पर भी होता है। तो टूथ डीके स्टार्ट होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस पीएच पे टूथ डीके होने लग जाता है। तो समवेट अराउंड 5.5 से कम होगा या 5 से नीचे होगा तो टूथ डीके होने लग जाता है। फिर हमने एसिड रेन डिस्कस किया था। एसिड रेन में पीएच होता है 5.6। देन गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ होती हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम करती हैं, तो जिसमें HCl भी आता है, दैट उसका पीएच 1.2 होता है। पानी का पीएच आपको पता है 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जिसको हमने एंटा एसिड बोला था, उसका पीएच 10 होता है। तो
इसके अलावा ब्लड का पीएच पूछा जाता है, तो ब्लड का पीएच अराउंड 7.2 से 7.4 तक रहता है। हाँ, अगर 7.8 से ज़्यादा हो जाए या 6.8 से कम हो जाए तो उस केस में डेथ भी हो सकती है ना, बिकॉज ब्लड जो हमारा है बफर की तरह काम करता है। बफर क्या होता है कि अगर आप बफर इज दैट सॉल्यूशन जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा एसिड डाल दो तो वो अपने आप उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, या थोड़ा सा भी बेस डाल दो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ब्लड एक्ट एज अ बफर इन आवर बॉडी। बट अगर इसका पीएच हम चेंज कर दें किसी तरीके से, या अब नॉर्मलिटी की वजह से चेंज हो जाए, तो वो फिर डेथ भी कॉज हो सकती है उससे। ओके, सो दैट वाज अबाउट पीएच। अब बात करते हैं एटम की थोड़ा सा। एटम को सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी थी, एंड ही सेड दैट एटम जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं वो होते हैं। उसने तो खैर जो एकदम इनिशियल थ्योरी दी थी उसने बोला था एटम से छोटा कुछ नहीं होता, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एटम हैज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसको डिस्कवर किया था, तो कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। फिर इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला था जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूमता रहता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द एटम इन अ सर्कुलर पाथ। एक्चुअली सर्कुलर नहीं होता, इलेप्टिकल पाथ होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि वो उसके चारों तरफ एक शेल में घूमता रहता है। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में रहते हैं। एटम हैज 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड आउटसाइड न्यूक्लियस। आउटसाइड न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता है, और एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो केमिस्ट्री में 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, जाता है, जुड़ता है, ऐड होता है शेयरिंग करता है। तो जब सिर्फ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम न्यूक्लियस से छेड़खानी करते हैं, अगर आप न्यूक्लियस की रिएक्शन करा दो, तो उसको फिर बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस जब भी होती हैं तो 2 तरह की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, जब छोटे छोटे एटम्स को हम जोड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज करते हैं जुड़ने पर। तो उस एनर्जी से हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं और फॉर द डिस्ट्रक्शन पर्पस भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया था, दैट वाज मेड ऑफ न्यूक्लियर फिशन। फिशन क्या होता है? फिशन का मतलब तोड़ना, दरार। जब हम न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, तो तोड़ते हैं तो एक तो न्यूक्लियस वैसे ही बहुत छोटा होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर किसी ने फुटबॉल ग्राउंड देखा हो, तो फुटबॉल ग्राउंड में 2 टीमें होती हैं फुटबॉल मैदान में, एक और बीच में सेंटर होता है जहां बॉल रखी जाती है। तो आप ऐसा समझो, फुटबॉल का पूरा स्टेडियम इज लाइक एन एटम, और जो सेंटर पे छोटा सा फुटबॉल रखा है इट इज लाइक ए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है एटम के अंदर। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर वो हम एनर्जी दे दें तो फिर उसकी ब्रेकिंग से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली उसको यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। बहुत सारे पावर प्लांट है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कहाँ कहाँ स्थित है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछते हैं। कुंदन कुलम हो गया, तारापुर हो गया, रावत भाटा हो गया, तो ऐसे ही नरोरा हो गया। इनकी लोकेशन बिकॉज ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 8-10 है, तो आपको इनकी लोकेशन और कहाँ पर हैं ये ध्यान रखना है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्या करते हैं कि यूरेनियम इज जनरली यूज, यूरेनियम जो होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो यूरेनियम 235 को लेते हैं और उस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। तो यूरेनियम 2 अलग अलग एटम्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस में वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, तो उस एनर्जी को हम टैप कर लेते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी को लेकर के उससे बिजली पैदा करते हैं। एक तो ये काम की चीज़ हो गई, और उस एनर्जी से हम बॉम्ब भी बना सकते हैं। बॉम्ब कैसे बना सकते हो? देखो, जो न्यूक्लियर
पावर प्लांट में जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। अगर उस एनर्जी को कंट्रोल्ड फॉर्म में लेंगे तो वो काम आएगी। अगर आप उसको अनकंट्रोल कर दो, मतलब रिएक्शन होने दो, आप रोको ही मत। एक्चुअली क्या होता है कि एक एटम पे एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट जब कराते हैं तो वो बदले में 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, 2.5 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। तो वो 3 न्यूट्रॉन और यूरेनियम पे जाके अटैक करते हैं, वो 3 और निकालते हैं, तो 3 से 6 से 9 से, तो एक पूरी चेन बनती जाती है। जैसे जैसे रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करा लेते हैं और एक ही रहने देते हैं। इस तरह से ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट में निकलती है और कंट्रोलेबल रहती है। तो अब जब हमें बॉम्ब बनाना होता है तो हम इसको कंट्रोल नहीं करते, इसको होने देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जब अमाउंट में निकलती है तो डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और विस्फोट हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसको कि यूएस ने फैट बॉय एंड लिटिल बॉय करके बॉम्ब का नाम दिया था और गिराया था। प्रॉब्लम ये है कि इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में रहती है अर्थ में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि एक टर्म होती है हाफ लाइफ। मतलब अगर हम 1 ग्राम मटेरियल लें तो उसको आधा ग्राम बनने में 5-6 हज़ार साल लग जाते हैं। मतलब 5,000 साल बाद वो आधा खत्म होएगा, फिर भी आधा रह जाएगा। फिर जैसे 1 ग्राम से आधा ग्राम होने के लिए उसको 5,000 साल लगे, फिर आधे से 2.25 होने के लिए और 5,000 साल लगे। तो आप देखोगे इसको, ये इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रहता है। तो इस न्यूक्लियर फिजन से अल्फा रेज, गामा रेज और बीटा रेज निकलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है गामा रेज। गामा रेज स्किन को पियर्स कर जाती हैं, कैंसर कर देती है, हमारी बॉडी में जीन को म्यूटेट कर देती हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे जेनेटिकली डिफेक्टिव पैदा होते हैं। किसी का होठ नहीं होता, किसी के दांत नहीं होते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी जब हिरोशिमा ने जापान में ये 1942 में गिराया गया। उसके बाद से काफ़ी सालों तक बच्चे ऐसे पैदा होते रहे और आज भी होते हैं कभी कभार, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये एनवायरनमेंट में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसीलिए हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंड रहें, सन एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। इसीलिए जब भी कोई नया न्यूक्लियर प्लांट लगता है तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, क्योंकि नो मैटर आप कितना भी उसको कंट्रोल करें, अगर कभी भी एक्सीडेंट हुआ, जो कि हो भी चुका है 2-3 बार, एक चेरनोबिल में हुआ था रशिया में और एक जापान में हुआ था, तो उस प्रोसेस में जहाँ भी ये डिज़ास्टर होता है तो रेडिएशंस लीक कर जाती है और आसपास के एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा रेडिएशंस हो जाती है कि पूरी जो एनिमल लाइफ होती है, प्लांट लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो इसीलिए बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, जो एनजीओज़ वगैरह हैं, लगने नहीं देते। और अच्छा भी है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से बढ़िया हम और दूसरी एनर्जी पे रिलायबल रहें जो कि हार्मलेस हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने देखा कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर रहते हैं न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, देन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर, मास नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। एटॉमिक नंबर होता है कि हर एटम का एक नंबर होता है एटॉम उसका, और उसका मास भी होता है। आपसे कभी कभी आइसोटोप्स, आइसोबार्स पूछे जाते हैं। तो आइसोटोप्स किसी को पता है क्या होता है? सुना है? आइसोटोप इज अ कॉमन वर्ड। एनीवन? स्नेहल, स्नेहल आप हो? कृष्णन? हाँ, पता है आपको आइसोटोप्स? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। आइसोटोप, जैसे आपको पता है कि कार्बन 14 और कार्बन 12 होता है। जो नॉर्मल कार्बन होता है वो 12 होता है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव होता है वो 14 होता है। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 12 और 14। हैज एनीबॉडी हर्ड कार्बन 14 डेटिंग? कार्बन 14 डेटिंग, DATING, डेटिंग यस सर, सुनिए सर। क्या होता है? डेटिंग का मतलब क्या होता है? वो
डेटिंग के दो मतलब होते हैं। सर डेटिंग का यूज होता नहीं, बेसिकली कार्बन डेटिंग सर जैसे किसी फॉसिल फ्यूल वगैरह की लाइफ वगैरह निकालने के लिए यूज करी जाती है, ये कि वेरी इतना गुड। टाइम पुराना हो डेट चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड, फोरेंसिक उसमें यूज होती है। वेरी गुड। डेटिंग का मतलब होता है एज पता करना। तो एज किसकी पता कर सकते हैं हम? एज पता कर सकते हैं बहुत पुराने पुराने जो पेड़ होते हैं उनकी पता कर सकते हैं। या आपने देखा हो कभी कभी दूसरे हमारे आउटर सरफेस, आउटर एटमॉस्फेयर से मेटेरॉइड्स वगैरह गिरते हैं, है ना, पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े जो जल नहीं पाते पूरी तरीके से और धरती पे गिर जाते हैं। तो ये भी पता करते हैं कि वो कितने कितने साल पुराने हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितने साल पुराना है। सो कार्बन 14 इज बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसल फ्यूल्स या फिर मेटेरॉइड्स या फिर इवन प्लांट्स, जो बहुत पुराने पुराने प्लांट्स होते हैं। ठीक है। अ, तो कार्बन 14 और कार्बन 12 आइसोटोप होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कार्बन दोनों में एटॉमिक, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। एक C12 होता है, एक C14 होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है। और इनमें से कुछ आइसोटोप्स का यूज होता है, जैसे आइसोटोप्स, किसी किसी एटम के आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे आर्सेनिक। आर्सेनिक का आइसोटोप जो होता है वो इट इट हेल्प्स अस टू डिटेक्ट ट्यूमर्स। ट्यूमर सेल्स जो कैंसर में हो जाते हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है आर्सेनिक का आइसोटोप। सिमिलरली एक सोडियम का आइसोटोप होता है जो ब्लड क्लॉट पता करता है। देन आयोडीन का एक आइसोटोप होता है जो, आयोडीन इज बेसिकली कहाँ मिलती है? आयोडीन से रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है? सर गोइटर होती है सर, गोइटर किस वजह से होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। हाँ, तो उससे उससे होता क्या है? गेंगा सर गला गला ना लटक जाता है, मतलब गला बड़ा हो जाता है। हाँ, गले में कौन सी ग्लैंड होती है? इसमें सर आई थिंक थायराइड होती है। हाँ, गले में जो ग्लैंड होती है जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है उसको बोलते हैं पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन। तो क्या होता है कि जब वो हार्मोन नहीं निकलता है तो वो पैराथायरॉइड क्या होते हैं, अपने आसपास से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, इस वजह से वो सूजन आ जाती है वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो अपने आसपास से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, इस वजह से बढ़ जाती है और वो लटक जाती है साइड में। तो आयोडीन 131 से हम थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी का पता कर सकते हैं। आयोडीन 131 इज एन आइसोटोप। सिमिलरली कोबाल्ट, एक कोबाल्ट का 60 जो आइसोटोप होता है वो कैंसर को ट्रीट करने में काम करता है। तो आइसोटोप्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। फ्यू आइसोटोप्स हेल्प्स इन मेडिसिनल, दे हैव अ मेडिसिनल एक्टिविटी। उसके बाद कुछ कॉमन एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन। तो कार्बन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कार्बन एक एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। किसी को पता है एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे अभी हमने आइसोटोप्स पढ़ा, आइसोटोप्स में सेम एटम होता है बट उसका मास डिफरेंट होता है ना। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो आप बोलोगे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सिमिलरली एलोट्रॉप्स होते हैं। अब उसमें एलोट्रॉप, परमाणु, हाँ, क्या? उसमें वो पीछे वाला अक्षर चेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन का होता है 8 and 16 आई थिंक ऐसा। हाँ हाँ, पीछे वाला मतलब क्या? वो नंबर लगा 16 8 O2 ऐसे लिखते हैं हम कि तो 16। 16 इज अ मास नंबर और 8 इज एटॉमिक नंबर। अब हम बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स जनरली, एलोट्रॉप्स को अगर डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। दोनों आपने पता होंगे आपको, डायमंड इज वेरी हार्ड जबकि ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट, है ना। तो ये दोनों डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही रूप हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या हुए, मतलब अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फिजिकल अपीयरेंस अगर देखें तो ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट एंड डायमंड इज वेरी हार्ड, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई इनकी।
फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे अपीयरेंस आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गई। हाँ क्या? सर टेक्सचर ऑफ द सरफेस। हाँ टेक्सचर हो गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं सेम है। वो कैसे सेम हो सकती है? अगर हम दोनों को जलाएंगे तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे अल्टीमेटली, है ना, राख बन जाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन के एक्चुअली 3 एलोट्रॉप होते हैं। तो 2 तो मैंने बता दिए, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तीसरा पता है किसी को? तीसरा बहुत ही कोयला। इंपॉर्टेंट। हाँ क्या? कोयला। कोयला तो कार्बन ही होता है ना। नहीं, तीसरा होता है फुलरीन। ठीक है, फुलरीन इज द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े बहुत ज़्यादा कार्बन्स होते हैं इसमें, 50-60 कार्बन से मिलके बना होता है, तो उसको फुलरीन्स बोलते हैं। और एक आइसोटोप और एक एलोट्रोप अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसको बोलते हैं ग्रेफीन। ग्रेफीन ग्रेफाइट जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है। ग्रेफीन इज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है ये, और इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि इसको बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि एलसीडी बनाने के लिए, एलईडी बनाने के लिए, और पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आजकल आने वाले टाइम में। तो आपको पूछा जाता है कई बार, अच्छा आपको पता है कि ग्रेफाइट और डायमंड में, अच्छा आपको पता होगा कि मेटल्स कंडक्टिंग होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिंग होते हैं ना। मेटल्स के थ्रू करंट पास हो सकती है जबकि नॉन मेटल्स के थ्रू करंट पास नहीं होती है। यस सर। इसका एक एक्सेप्शन है। एक नॉन मेटल ऐसा है जो करंट को पास कर देता है। कोई बता सकता है कौन है? सर ग्रेफाइट। यस, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज एन एक्सेप्शन। इट अलाउज, अगर आप पेंसिल की लेड को इसमें लगा देंगे ना, क्या नाम है, बिजली के सॉकेट में, और ऑन कर देंगे तो झटका लग जाएगा, बिकॉज ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए पेंसिल की लेड की चारों तरफ लकड़ी लकड़ी होती है ना, ताकि वैसे, खैर उसको लिखने के लिए भी होता है, अदरवाइज शॉक ना लगे उसके लिए भी होता है। इसके चारों तरफ आपने कहा कि लकड़ी होती है। पेंसिल पेंसिल ग्रेफाइट। पेंसिल पेंसिल में ग्रेफाइट के चारों तरफ लकड़ी होती है ना। पेंसिल, ओके जरूर। ओके, तो ये थे एलोट्रॉप्स। अब कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं कार्बन के, जिसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितना होता है, कितना परसेंटेज है? 0.0, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ 0.03% है। कई बार पूछा जाता है 25। 0.03, कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली। तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस जनरली रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कोई बता सकता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है और मोनोऑक्साइड कब बनती है? सर ये सर मोनोऑक्साइड जब वाहनों से जब उसका धुआं वगैरह निकलता है। हाँ, कोई और बता रहा था? सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। नहीं नहीं, ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, बट सीओ भी ऑक्सीडाइज हो, कार्बन पे जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो सीओ भी ऑक्सीडाइज होकर ही बनेगी और CO2 भी ऑक्सीडाइज होकर ही बनेगी। बात यह है कि जब कार्बन पूरी तरीके से नहीं जल पाता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। पूरी तरीके से मतलब क्या है? जब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जितनी 1 मोल कार्बन को जलने के लिए चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। और ये कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये कब होता है? जब आप ठंडियों में दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं और हीटर जला के बैठ जाते हैं, तो वो हीटर हमारे रूम के अंदर सारी ऑक्सीजन को रिएक्शन कर लेता है और थोड़ी देर में सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है।
तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लग जाएगा फिर कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये क्या करती है, हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, लेकिन अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति 200 गुना ज़्यादा बंधने की क्षमता रखता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेता है, और हम उसको बोलते हैं मेथॉक्सी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी समथिंग, मिथॉक्सी मेथ हेमोग्लोबिन। उसकी वजह से क्या होता है कि डेथ हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है और थोड़ी देर में डेथ हो जाती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ब्लड कंबाइन करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो कंबाइन करता है। हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में ले जाता है। सो हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन इन ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो आपको पता है, अगर एक साइड ऑक्सीजन और एक साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसकी 200 गुना ज़्यादा जुड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बेचारा जुड़ ही नहीं पाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा तो हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और सफोकेशन होने लग जाएगा। इसको बोलते हैं एस्फाइक्सिया, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन दैट केस थोड़ी देर में डेथ हो जाती है। तो दैट इज़ वाई बोला जाता है कि जब ठंडियों में हीटर चालू करके रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, हवा आनी जानी चाहिए। सो दैट इज़ अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन हमारे एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन एक्चुअली इनर्ट होता है। जैसे ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन करके उसको जला देता है, नाइट्रोजन जनरली रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट होता है ये। ठीक है, और इसके बहुत सारे ओर्स होते हैं, बट हम अभी ओर्स पे नहीं जा रहे। अब इसके कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई बता सकता है किस लिए? हेयर कलर में यूज होता है काफी हद तक अमोनिया। अरे बाबा, तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो सब लोग थोड़ी ना हेयर कलर करते हैं। कोई और? अच्छा, फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड, फर्टिलाइज़र बनाने में अमोनिया का यूज़ होता है। तो दैट इज़ वाई अमोनिया का प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, अमोनिया इज़ ऑल्सो यूज इन एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब बनाने में। इसीलिए जब कोई ये से बम बना के मतलब फोड़ने की कोशिश करता है, लोकल लोग जो बॉम्ब बनाते हैं उसमें सबसे पहले अमोनिया का यूज़ करते हैं। तो अमोनिया जहाँ ज़्यादा बिकता है, जो भी दुकान से उसको पकड़ते हैं कि किसने खरीदा, क्या खरीदा, तो इस तरह से रेड पड़ती है। सो अमोनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में होता है और एक्सप्लोजिव बनाने में होता है। और जिस प्रोसेस से अमोनिया को बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। ओके, तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बीच प्रोसेस अगेन रिपीट करना। हेबर्स प्रोसेस, HAEBERS, हेबर्स प्रोसेस। ये बस हाँ, इसमें क्या होता है, N2+H2 को मिला के NH3 बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब लेग्यूम्स में दालें आती है, दालें, अरहर की दाल, चने की दाल, तो उनको लेग्यूम्स बोलते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे प्लांट है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। उनकी जड़ों में ऐसा बैक्टीरिया मिलता है जो नाइट्रोजन को, क्योंकि सॉइल के लिए नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीन एलिमेंट सॉइल को बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉइल। तो जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो इन्हीं का मिक्सचर रहता है, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो इन्हीं तीनों का मिक्सचर होता है जिसको हम सॉइल में देते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल ग्रोथ, फॉर सॉइल एक्टिविटी।
तो क्या होता है कि अब ये नाइट्रोजन जब हमारे एटमॉस्फेयर में इतना सारा है, 79% है, तो क्यों नहीं ये फिक्स हो पाता है? फिक्स होने का मतलब सॉइल में क्यों नहीं आ पाता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, अच्छा ठीक। हाँ, नहीं, राइजोबियम तो करता है। राइजोबियम तो सब प्लांट्स में नहीं होता है ना, स्पेशली स्पेसिफिक प्लांट्स में होता है, जो दाल वाले प्लांट होते हैं उन्हीं की रूट्स में मिलता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। बाकी सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इनर्ट, मैंने बताया था। N2 जो होता है, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ये जब ही मिल पाती है जब बिजली चमकती है। तो एक ही प्रोसेस में आर्टिफिशियल नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है जब बिजली चमके। तो हर दिन तो बिजली चमकती नहीं है, कभी कभी बारिशों में ही चमकती है। तो इसीलिए नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत कम होता है। तो हमें आर्टिफिशियली करा सकते हैं, या किसी बैक्टीरिया की मदद से करा सकते हैं। इसीलिए पहले के टाइम में क्रॉपिंग जो होती थी, एक साल दालें उगाई जाती थी, दूसरी साल दूसरी क्रॉप्स उगाए जाते थे, सो दैट दूसरी क्रॉप्स नाइट्रोजन निकाल देते थे, और दाल उगाने से, पल्सेस उगाने से नाइट्रोजन को फिक्स हो जाती थी। तो ये सब चलता रहता था। बट क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, अब आप 2-2 3-3 महीने में इतनी ज़्यादा क्रॉप्स उगाने लग गए, तो नेचुरली सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जब सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगा तो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, तो वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र बारिश के पानी के साथ मिल करके लेक्स में चला जाएगा, तो वहाँ और प्रॉब्लम कर देगा। लेक्स में इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच आने से वहाँ क्या होगा, एल्गी जमा होने लग जाएगी। तो जब एल्गी जमा होने लग जाएगी, काई जमा होने लग जाएगी, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। उससे क्या होगा, अब पूरी वाटर की बॉडी पे सरफेस पर एल्गी जमा हो गई, तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने लग जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ करने से। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे हम। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आपने देखा नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया है। नाउ कम्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो, क्या ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है? कई बार पूछा जाता है। यस सर, करता है। करता है, बिल्कुल करता है, बट नाइट्रोजन नहीं करता है। ठीक है। आ, एक लिक्विड ऑक्सीजन का नाम सुना है किसी ने? लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन सर। लिक्विड नाइट्रोजन भी होता है, लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है। नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन एक्चुअली उसको मिक्स, जब हम कार्बन में मिक्स करते हैं तो डायनामाइट होता है ना, जिसे ब्लास्ट करते हैं, है ना? तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लस फ्रेशली डिवाइडेड कार्बन, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन प्लस कार्बन को मिक्स करके हम डायनामाइट की तरह काम करवा सकते हैं। डायनामाइट इज़ यूज्ड फॉर, जैसे जब पहाड़ वहाड़ को खोदना होता है तो डायनामाइट लगाते हैं, एक्सप्लोजिव होता है ये एक तरह का। कोई अपना माइक ऑफ कर ले, आवाज़ आ रही है। तो शायद रमित का ऑन रह गया है, वो पानी पी रहे हैं तो सुड़प सुड़प की आवाज़ आ रही है, तो वो बंद कर ले माइक। ओके। तो अब ऑक्सीजन का और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको आप एलोट्रॉप भी बोल सकते हो, दैट इज़ ओजोन। ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस किया था। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज। और ओजोन का और ज़्यादा और भी कहाँ यूज़ होता है, ये रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे डिप्लीट करते हैं ओजोन को। तो ओजोन का, नहीं, ओजोन को रेफ्रिजरेंट्स में नहीं होता। रेफ्रिजरेंट्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, जो फ्रीज में ठंडा करने के लिए गैस यूज़ होती है, उसको रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये दोनों डिप्लीट करते हैं ओजोन को। अच्छा, ओजोन इज एक्चुअली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ब्लीच करने के लिए भी काम आता है। ठीक है। एंड ओजोन इज ऑल्सो यूज फॉर, ब्लीच का मतलब होता है डीप। हाँ, सर ओजोन एसी में भी होता है ना? एसी में नहीं होता है, एसी में गैसेस होती हैं जो ओजोन को डिप्लीट करती हैं। अच्छा अच्छा।
उनको रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं। जो भी चीज़ें ठंडा करती हैं, जैसे फ्रिज में मिलती हैं गैसेस, एसी में मिलती हैं, दे यूज़ रेफ्रिजरेंट्स विच प्रोवाइड्स अ कोल्ड टेम्परेचर। तो वो गैस जब बाहर रिलीज होती हैं, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं, अब हर घर में एसी है, तो ये गैस बहुत हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, एंड इट डिप्लीट्स ओजोन। हाँ, ब्लीचिंग कोई पूछ रहा था। ब्लीचिंग तो लड़कियां लड़के सब शादी में करते ही हैं। क्या करते हैं ब्लीचिंग में? बेसिकली डेड स्किन हटा देते हैं, मुंह पे क्रीम लगाते हैं, ब्लीच हो जाता है। तो ब्लीचिंग एक्शन इज जनरली यूज फॉर डीकलराइजिंग क्लोथ्स। जब कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसको ब्लीच कर देते हैं टू रिमूव द कलर। तो ओजोन का यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एक्शन। ओजोन इज ऑल्सो यूज्ड जब आप कभी मिनरल वाटर पीते हैं तो ना उसको उसमें ओजोन से ट्रीट किया जाता है, बिकॉज ओजोन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो एज अ जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट के रूप में या स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के रूप में वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं उसको, ओजोन को। ओके, देन फास्फोरस नॉट इम्पॉर्टेंट, सल्फर उतना नहीं है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर पे आते हैं। सल्फर, एक्चुअली सल्फर एलिमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कुछ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन ऑर्गेनिक, मतलब लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है H2SO4 का। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विड्रॉल एंड किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है। H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज़ वाई अगर किसी पे आप एसिड फेंकोगे तो उसकी स्किन बर्न इसलिए हो जाती है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन और बॉडी जहाँ पे भी गिरा है, और तो ये फिर बर्न हो जाती है स्किन। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और सल्फर का और एक कंपाउंड होता है हाइपो, जिसको बोलते हैं HYPO। तो ये बेसिकली फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसको, तो हाइपो का यूज फोटोग्राफी में होता है, ध्यान रखना। देन कम्स हेलोजन्स। हेलोजन एक पूरे ग्रुप का नाम है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इस पूरे ग्रुप को हेलोजन्स बोलते हैं। ठीक है। हेलोजन्स एक्चुअली सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। इनसे ये बेसिकली सॉल्ट इनसे मिलता है ना, जैसे NaCl हो गया। NaCl इज अ सॉल्ट, दैट इज वाई हेलोजन्स का मीनिंग होता है जो जो सॉल्ट बनाते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। क्लोरीन भी ओजोन की तरह एज ए जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग एक्शन, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। क्लोरीन भी जब पानी को साफ करना होता है तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। ओके, फिर आयोडीन आते हैं। आयोडीन आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है ना। और आयोडीन का यूज़ तो पहले होता था टिंचर ऑफ आयोडीन में। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आजकल तो नहीं होता है आजकल, क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड आयोडीन मिलाते थे, तो वो एक्चुअली बहुत लिक्विड टाइप सा हो जाता, तो जहाँ भी लगाते थे वो गीला गीला हो जाता था, और अगर किसी ने शर्ट और पैंट पहन ली तो उसके ऊपर निशान छोड़ देता था। तो इसका यूज़ अब नहीं होता, पहले होता था। देन कम्स नोबल गैसेस। लास्ट में जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद। नोबल का मतलब होता है विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स। इसी तरह से नोबल मेटल्स भी होते हैं। पता है किसी को नोबल मेटल्स कौन होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते? सर इन्हें हिंदी में उपधातु कहते हैं। कौन सा? सर इसको हिंदी में शायद उपधातु कहते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। धातु? सर नोबल नहीं नहीं, मेटल मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर को ही बोलते हैं नोबल देखो, आई थिंक यू नो। धातु, उपधातु, अधातु, मेरे ख्याल से ये, गोल्ड और सिल्वर को ही कहते हैं नोबल। हाँ हाँ मैं आता हूँ, इनको तो निष्क्रिय धातु कहते हैं। मैं बताता हूँ। जो ये आपने बोला धातु, अधातु और अपधातु, आई थिंक वो
मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। मैं पूछ रहा हूँ नोबल मेटल्स। नोबल का मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो शायद किसी और ने बोला निष्क्रिय धातु। निष्क्रिय बोलते हैं सर उसको। हाँ, तो शायद वही बोलते होंगे, मुझे इतनी हिंदी नहीं पता। तो बट नोबल मेटल्स दो होते हैं, प्लेटिनम एंड गोल्ड। दैट इज वाई सिल्वर नहीं होता। किसी ने सिल्वर बोला, सिल्वर इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज थोड़ा बहुत रिएक्शन कर देता है। चांदी खराब हो जाती है ना, वाइट चांदी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इट रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर, तो वो इतना ज़्यादा नोबल नहीं होता। बट यस, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स बिकॉज गोल्ड की जब माइनिंग करते हैं तो गोल्ड हमें गोल्ड के फॉर्म में मिलता है, जबकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जनरली रिएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, तो उनकी हमें मेटलर्जी करनी पड़ती है, उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, उनमें से गंदगी निकालनी पड़ती है, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलता है। बट गोल्ड एंड प्लेटिनम तो ऐसे ही बहुत कम मिलता है, रेयर होता है, कम ही पाया जाता है। सो गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट विद। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। पुराने टाइम में क्योंकि क्या होता है कि गोल्ड पे आप एसिड डालोगे तो जनरली क्या होता है, मेटल्स पे एसिड डालने से वो रिएक्शन कर जाते हैं, है ना। मेटल डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और खुद उनके साथ रिएक्शन कर जाता है। बट जो गोल्ड और प्लेटिनम है ना, ये रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड के साथ। बट एक ऐसा एसिड है जो इसको डिसॉल्व कर लेता है। कोई बता सकता है कौन सा एसिड है वो? वेरी गुड, एक्वा किस किस से मिलके बना होता है? वो जिंक बट इसके बारे में आइडिया नहीं। देखो, एक्वा एसिड है, जिंक नहीं होगा उसमें, है ना। एसिड क्या होता है, एक H2SO4 होता है, HNO3 होता है और HCl होता है ना। अगर हम गोल्ड को इंडिविजुअली इन तीनों में मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। बट एक्वा रीजिया होता है HNO3 और HCl का मिक्सचर। इसमें आई थिंक 3 पार्ट्स HCl होता है और 1 पार्ट HNO3 का होता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम एक्वा रीजिया बोलते हैं। दोनों ही एसिड होते हैं, HNO3 एंड HCl। तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक्वा रीजिया बन जाता है। तो पहले क्या होते थे, पुराने टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में, कुछ लोग घूमते रहते थे कि आप हमें अपना पुराना सोना दे दो, हम उसको नया कर देंगे। तो भाई लोगों को इतनी एजुकेशन तो थी नहीं, तो वो लाते थे, अपना सोना दे देते थे। अब वो सोना क्या होता था, उसमें डिसॉल्व हो जाता था और उनको तो लगता था अरे वाह नया हो गया, उसमें से वो निकल गई, क्या बोलते हैं, डस्ट और जो भी इम्प्योरिटीज थी। बट उनको पता नहीं था कि एक्चुअली में सम अमाउंट ऑफ गोल्ड इज डिसॉल्व। तो ऐसे कर करके वो जो साफ करने वाले होते थे वो बहुत रिच हो जाते थे, बाद में वो सोने को अलग कर लेते थे वहां से। तो ऐसा ऐसा होता था। सो एक्वा रीजिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। इनका रेशो भी पूछ लेते हैं। HNO3 1 पार्ट होता है और HCl 3 पार्ट होता है। ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। अदरवाइज गोल्ड अगर आप खाली HCl में डालोगे तो नहीं होगा, खाली HNO3 में डालोगे तो नहीं होगा। ओके, हम बात कर रहे थे नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस में हीलियम एक ऐसा गैस है जिसका हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर में एयर होती है, एयर में N2 एंड O2 होता है, बट उसमें हम हीलियम भी मिला देते हैं। अब ये इतना ज़्यादा मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कि क्यों मिलाते हैं, बट ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जनरली हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। एंड ऑल्सो हीलियम एंड हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं बलून्स में, जो ऊपर बलून्स जाते हैं ना, उसमें इन दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, और यस सर। हाँ, सन में भी ये प्रेजेंट होते हैं ना, हीलियम एंड हाइड्रोजन। यस यस, सन में हीलियम एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम आग बुझाने के लिए करते हैं, तो उसमें हीलियम से तो वैसे ही आग लगती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज आग बुझाने के लिए करते हैं? क्या बात कर रहे हो? उससे तो वो इससे वाटर फिर भी सिलेंडर फायर से एक्सटिंग्विशर होते हैं। सांस लेने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन देखो देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में ऑक्सीजन नहीं होती है भाई, ऑक्सीजन होगी तो और आग लग जाएगी। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। किसी में पायरीन होता है, किसी में CO2 होता है, किसी में और मिक्सचर होता है, बट O2 नहीं होता है।
ठीक है। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, जिसमें जब सी डाइविंग करते हैं ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर आप सांस नहीं ले सकते। तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। और पहाड़ों में भी लेके जाते हैं। पहाड़ों में भी जाते हैं, हाँ, बट पहाड़ों में आप ट्रैकिंग में नहीं लेके जाओगे, क्योंकि जा सकते हो बट एक्चुअली इट इज़ वेरी हैवी ना। तो वो सिलेंडर से लेके जाते हैं। हाँ, सिलेंडर लेके रखते हैं, अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको चढ़ा देते हैं फिर। ओके, एक चीज़ मैं और बता रहा था कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है। हाँ बिल्कुल। चलो इसी बात पे, जब भी हम कभी ट्रैकिंग पे जाते हैं, हम मतलब जो प्लेन्स में रहते हैं, तो प्लेन्स वाले जब भी कभी ट्रैकिंग पे जाते हैं या सडनली पहाड़ पे जाते हैं तो उनकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है ना? निकलता है ना? क्यों? यस। शायद एयर प्रेशर तो एटमॉस्फेयर, हाँ एयर प्रेशर। यस, बिकॉज प्लेन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो हम लोग को आदत होती है ज़्यादा ऑक्सीजन में रहने की। अब जैसे ही हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो भाई हम लोग इसीलिए कभी भी जब कभी कोई ट्रैकिंग पे जाता है तो उसको तुरंत जाते ही ट्रैकिंग के लिए कभी नहीं बोला जाता है। उनको 1 दिन 2 दिन वहाँ ठहराया जाता है कैंप लगा के। वो इसलिए ठहराया जाता है कि हमारी बॉडी को एक्लेमेटाइज कराया जाता है। एक वर्ड होता है एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब आपको सहना, हमारी बॉडी को उसकी आदत करवाते हैं 1 दिन में कि ऑक्सीजन कम है, आप 1 दिन ठहरो और इस ऑक्सीजन में सांस लो 1 दिन तक। तो हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है एंड देन हमें नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे फिर ट्रैकिंग करने को बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्लेमेटाइजेशन। और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन माउंटेन्स इज नोन एज एनॉक्सिया। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथलेसनेस हो जाती है, समटाइम्स ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट हायर। तो हम बात कर रहे थे हीलियम की। हीलियम किसी ने बोला था सन में भी होता है, सन में होता है बिल्कुल। तो सन, कोई बता सकता है सन में कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन, वेरी गुड। छोटे दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में और एक्चुअली फिर आप बोलोगे कि ये तो हम नीचे भी कर सकते हैं। नीचे नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। तो उतना टेम्परेचर किसी लैब में देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन वाला बॉम्ब बनाना बहुत मुश्किल है। एटम बॉम्ब तो हम बना सकते हैं, एटम बॉम्ब इज बेसिकली बेस्ड ऑन फिशन, बट फ्यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फ्यूजिंग टू एटम्स रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। तो उतना हाई टेम्परेचर हम लैब में नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने एटम बॉम्ब गिराया कहीं पे, वहां पे अगर आप फ्यूजन करवा दो, वहां पे अगर हाइड्रोजन फेंक दो, तो वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। वहां पे वो फ्यूज हो जाएगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और एटम बॉम्ब के साथ फ्यूजन वाला बॉम्ब भी बन जाएगा और इट कॉजेज वेरी मच डिस्ट्रक्शन। तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो पानी, वाटर। वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है या ये सबको डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब अब आपको पता होगा कि वाटर, कहीं कहीं जगह बोलते हैं ना वाटर इज वेरी हार्ड, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर क्या होता है? सर हार्ड वाटर के अंदर ना वही मैग्नीशियम और एक चीज और होती है, उसके साल्ट्स होते हैं। हम्म, मैग्नीशियम साल्ट और उसके अलावा एक और भी एलिमेंट होता है, उसके साल्ट होते हैं। ठीक है। तो देखो, हार्डनेस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक हार्डनेस होती है टेम्परेरी, एक हार्डनेस होती है परमानेंट। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसमें अलग सॉल्ट्स होते हैं और परमानेंट हार्डनेस में अलग सॉल्ट्स होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस में आई थिंक मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स होते हैं और परमानेंट हार्डनेस में शायद कार्बोनेट्स होते हैं। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है ये बॉईल करने से चला जाता है ना, बट परमानेंट हार्डनेस बॉईल करने से जाता नहीं है। तो हाँ, जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, और ये इजीली बॉईल करने से रिमूव हो जाता है। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसमें सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स होते हैं। दोनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है बट एनायन अलग अलग होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट होते हैं, तो बाइकार्बोनेट
इजीली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में इंटर कन्वर्जन हो जाता है, इसलिए जैसे हीट करते हैं वो वापस से ठीक हो जाता है। बट जो परमानेंट होते हैं उसमें सल्फेट और क्लोराइड्स की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, ठीक है। फिर एक होता है, एक आपने कभी सुना होगा हैवी वाटर, सुना है किसी ने? शायद उसमें झाग नहीं बनते हैं, राइट? हाँ, हार्ड वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर, नॉट वेरी गुड वाटर फॉर क्लोथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, एंड इवन ड्रिंकिंग के लिए भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में चले जाते हैं और फिर वो किडनी में जाकर के प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो किडनी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, तो फिर वो किडनी खराब हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा हार्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल जल्दी रख लेंगे क्लास 9 बजे, तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा और इसको अभी चलने देते हैं, साथ साथ जैसे ये ख़त्म होगा फिर थोड़ा सा बायोलॉजी और फिज़िक्स का जो जनरली आता है उसको उठा लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कहीं से नोट्स मुझे मिलते हैं तो मैं नोट्स भी डाल दूंगा। ओके। सर, और ये जो आप हैवी वाटर बोल रहे थे, सर वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं ना? यस यस, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं हैवी वाटर। मैंने बोला था ना कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको या फिर हैवी वाटर को हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी करते हैं, तो इनका यूज़ बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। और सर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उसको कैडमियम बोर्ड्स अब्सॉर्ब करती हैं, हाँ, कैडमियम रूट्स करते हैं यूज, क्या करते हैं? हाँ, बोरोन और कैडमियम रॉक्स रोड्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं आप लोगों से।